अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज से हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते हैं। यानी सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज से प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम दोनों तरीके प्रैक्टिस करेंगे। पहला तरीका ये है हमारे पास कि हम 6 कॉलम वर्कशीट बनाते हैं जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एडजस्टिंग एंट्रीज से आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फिर लेजर से डायरेक्टली आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। जब हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाना सीखेंगे और फाइनली हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चैप्टर 5 है विलियम ज़ाका बैटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग और उसमें हम प्रॉब्लम 5.6a कवर कर रहे हैं। इसका मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत कहा था कि इसका एक लेक्चर शेयर करवा दें, तो वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम है एक्सेल शीट में और यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ब्रश स्ट्रोक आर स्टूडियो है और द बिजनेस एडजस्ट इट्स अकाउंट्स मंथली बट परफॉर्म क्लोजिंग एंट्रीज एनुअली। और जनरली भी यही होता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम मंथली परफॉर्म करते हैं या मंथली बनाते हैं और क्लोजिंग एंट्री फिर हम एनुअल बेसिस पे बनाते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप यहाँ पे देखें, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसमें हमारे पास डिफरेंट डेबिट्स पे और क्रेडिट्स पे चीज़ें दी हुई हैं और फिर ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी ये एडजस्टमेंट से पहले मौजूद है। उसके बाद अदर डेटा दिया हुआ है और अदर डेटा की मदद से ये सारा वो डेटा है जिसकी मदद से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सप्लाईज हैं, यहाँ पे हम रेंट से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे और 1 से लेके 8 तक हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। और पहली इंस्ट्रक्शन ही आप देख लीजिए, पहली इंस्ट्रक्शन से लास्ट इंस्ट्रक्शन तक हम सारे इंस्ट्रक्शंस कवर करेंगे। सो पहली है एडजस्टिंग एंट्री बनाना एंड प्रिपेयर आल्सो एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है हम देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं और हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए चैप्टर 4 में मैंने एक ग्राफ आपको या एक ये पिक्चर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज में हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं या रेवेन्यू की, और उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस या प्रीपेड हैं या अनपेड हैं, और अगर हम रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं तो वो रेवेन्यूज अर्नड है या अनकलेक्टेड है। तो इस चार्ट की मदद से हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे और सबसे पहले हमारी एडजस्टिंग एंट्री हम पढ़ते हैं और उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। सप्लाईज ऑन हैंड एट December 31st 2011 टोटल 1000। ऑन हैंड का मतलब है इस वक्त बची हुई, यानी कि जब ईयर एंड हुआ या मंथ एंड हुआ December 31st 2011 की हम बात कर रहे हैं, मंथली एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, तो हमें पता चला सप्लाईज ऑन हैंड या इस वक्त जो स्टॉक में मौजूद है सप्लाईज, वो कितनी मौजूद है सप्लाईज यहाँ पे 1000 मौजूद है। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पे मौजूद है, तो ट्रायल बैलेंस में आप देखिए हमारे पास सप्लाईज कितनी है 6000 की है। यानी एडजस्टमेंट से पहले हमारे पास सप्लाईज कितनी थी 6000 की थी और जब मंथ एंड हुआ तो हमें पता चला कि हमारे पास सप्लाईज 1000 रह गई हैं। तो 5000 किधर गई? तो यकीनन 5000 यूज्ड हो गई। जो भी आपकी जो सप्लाईज होती हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो यूज हो जाती है और यूज का मतलब है हमने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो बाय नेचर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। और सप्लाईज क्योंकि आप पहले से खरीद लेते हैं तो वो प्रीपेड की क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं, तो हम इसमें एक्सपेंस डेबिट करते हैं और प्रीपेड क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम डालेंगे मंथ एंड की डेट, यानी कि December 31st
दिसंबर 2011। और हमारे पास एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है यहाँ पे? सप्लाईज की बात कर रहे हैं तो सप्लाईज एक्सपेंस हमने डेबिट किया। और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे सप्लाईज के आगे वर्ड प्रीपेड यूज नहीं होता। ये अंडरस्टूड होता है कि हमने एसेट जो हम पहले से खरीद लेते हैं वो प्रीपेड ही होता है, तो हमने यहाँ पे सप्लाईज क्रेडिट किया। और कितने से हमने क्रेडिट किया, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 6000 एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ मौजूद थे, और जब हमने एंड में देखा तो हमें पता चला 1000 रिमेनिंग है। तो बाकी किधर गए? बाकी यूज्ड हो गए, और जो यूज हो जाते हैं हम उनसे एंट्री पास करते हैं। तो हमने कितने इस्तेमाल किए? 5000 हमारे पास यूज्ड हो गए, तो हमने 5000 से एंट्री पास की। तो ये हमारे पास पहली एडजस्टिंग एंट्री थी जो कि सप्लाई से रिलेटेड थी, और ये एक्सपेंस में काउंट होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या डिस्कस हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, और इसमें लिखा हुआ है द स्टूडियो पेज रेंट क्वार्टरली, यानी हर 3 मंथ का स्टूडियो रेंट पे कर देता है। द लास्ट पेमेंट वाज मेड ऑन November 1st 2011। सो लास्ट पेमेंट November 1st को पे किया था, लास्ट पेमेंट। सो वी हैव 3 मंथ किस तरह से काउंट होंगे? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे प्रीपेड रेंट शो हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रीपेड रेंट हम चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अगर कोई प्रीपेड रेंट मौजूद है, तो ये देखिए प्रीपेड स्टूडियो रेंट 2500। तो ये कितने मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि यहाँ पे ये जो 2500 है ये 2 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इसमें डिस्कस हुआ हुआ है कि जो रेंट है ये November 1st को पे हुआ था 3 मंथ का। क्योंकि हम मंथली एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं, तो नवंबर की एडजस्टमेंट तो हो चुकी है, तो इस प्रीपेड में नवंबर का रेंट शामिल नहीं है, क्योंकि उसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं एक्सपेंस के अंदर। ये जो रिमेनिंग है ये 2500, ये दिसंबर और जनवरी का है। तो इसका मतलब है ये 2 महीने का है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम चार्ट को देखें तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस की। और अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंस की, और एक्सपेंस कौन सा है? प्रीपेड। अगर एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी एंट्री होती है। ये ग्रीन में जो है ये सारी एंट्रीज हैं। टोटल 5 एंट्रीज होती हैं 4 क्लासिफिकेशन की। तो दिस इज द फर्स्ट वन। एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। तो कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है? स्टूडियो रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा मंथ एंड पे बनाते हैं। तो हम 31 दिसंबर 2011 लिखेंगे, और हमारे पास जो रेंट है, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीपेड स्टूडियो रेंट हमने क्रेडिट किया। क्यों प्रीपेड स्टूडियो रेंट क्रेडिट किया? क्योंकि हम अपने एसेट को, जो कि प्रीपेड स्टूडियो रेंट हमारा एसेट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपेंस में। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। और अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2500 प्रीपेड में दी हुई है। दिस 2500 प्रीपेड में दी हुई है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है 2 मंथ्स को। तो अगर आप 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1250। सो 1250 इज योर मंथली रेंट, जो कि हमने एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1250, और क्रेडिट में भी हमारे पास हो जाएगा 1250। सो ये हमने एंट्री पास की है।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री जो हमें दी हुई है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या डिस्कस हो रही है, एंट्री नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एंट्री नंबर 3 हमें ये बताता है कि स्टूडियो इक्विपमेंट इज बीइंग डिप्रिशिएटेड ओवर 120 मंथ्स। सो आपको डायरेक्टली उसने 120 मंथ दे दिया और हम मंथली एंट्री पास कर रहे हैं। तो ये डिप्रिसिएशन की एंट्री है और डिप्रिसिएशन की एक ही एडजस्टिंग एंट्री होती है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हम किस पे कर रहे हैं, 120 मंथ्स पे, ये 10 ईयर्स पे कर रहे हैं। तो अगर हम चेक करें अपना ये स्टूडियो इक्विपमेंट कितने का है, तो हम स्टूडियो इक्विपमेंट जाके देखें तो हमें पता चलता है कि ये हमारा स्टूडियो इक्विपमेंट है 96,000 का। इस चार्ट में मैंने आपको अभी बताया था कि हम 5 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। जो फिफ्थ वन होती है वो डिप्रिसिएशन की होती है और वो कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस की टाइप में आती है। वो इन चारों में नहीं होती, वो फिफ्थ वन होती है कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, जिसको हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। सो 31 दिसंबर 2011 को हम रिकॉर्ड करेंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। और 96,000 ये इक्विपमेंट की अमाउंट है, 96,000। तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 96,000 डिवाइड बाय, डायरेक्टली हम 120 मंथ से कर देंगे क्योंकि उसने 120 मंथ दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर आएगा वो मंथली आंसर आएगा और मंथली आंसर आ रहा है 800। सो $800 से हम एंट्री पास करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, अगर मंथ ना दिए हो तो ईयर से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको बाद में हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो भी हम मंथली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 800 से हमने ये एंट्री पास की है। सो 800। सो ये हमारी थर्ड एडजस्टिंग एंट्री थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, जिसमें ये डिस्कस हुआ हुआ है कि ऑन October 1st 2011 स्टूडियो borrowed 24,000 by signing a 12-month 12% note payable. The entire amount is जिसमें the entire amount यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30 सितंबर, जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, जो कि 2012 में है। सो इंटरेस्ट उस वक्त तक इक्रू होता रहेगा, यानी इंटरेस्ट पे तो नहीं किया जाएगा हर महीने, लेकिन रिकॉर्ड होता रहेगा, लायबिलिटी क्रिएट होती रहेगी। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट आप लेते हैं, इन दिस केस आपने नोट बोरो किया हुआ है, 24,000 का नोट्स पेबल है, आपके पास लायबिलिटी है, उसके ऊपर हर महीने आपने इंटरेस्ट पे करना है। कितने महीने तक, 12 महीने तक। और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे और बेसिकली दिस एंट्री इज रिलेटेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अब अगर हम इस चार्ट को देखें यहाँ पे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक्सपेंस प्रीपेड है या पहले से अदा कर दिया है, या अनपेड है, देना बाकी है। तो यकीनन ये एक्सपेंस अनपेड है, अभी देना बाकी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि तमाम इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे, जब 12 मंथ पूरे हो जाएंगे। सितंबर 30 2012 की बात हो रही है। सो राइट नाउ ये एक्सपेंस क्या है, अनपेड है। तो एक्सपेंस आप डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट पेबल आप क्रेडिट कर देंगे। जब भी आप एक्सपेंस की एंट्री पास कर रहे होते हैं तो दोनों सिचुएशन में एक्सपेंस आप क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं। अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड क्रेडिट कर देते हैं और अनपेड है तो पेबल क्रेडिट कर देते हैं। यानी इसको याद करना बहुत आसान है। एक्सपेंस वाला जो नेचर है या एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन है, तो दोनों सिचुएशन में एक्सपेंस डेबिट ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस बाय नेचर भी एक डेबिट अकाउंट है। अगर वो एक्सपेंस प्रीपेड था तो प्रीपेड क्रेडिट कर दें, और अगर एक्सपेंस आपने दिया हुआ नहीं है, क्रूड है, पेबल है, तो फिर आप क्या करेंगे, पेबल क्रेडिट कर दें। सो ये वाली जो एंट्री है इंटरेस्ट वाली, ये पेबल की इसमें पेबल का जिक्र है। इसका मतलब है 31 दिसंबर
2011 की बात हो रही है और इसमें हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे और इंटरेस्ट पेएबल हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अमाउंट कैसे करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया कि हमने 24,000 का लोन लिया है। सो 24,000 का जो लोन लिया है उस पे हमने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हमने इसको जो भी इंटरेस्ट आ जाएगा उसको हमने डिवाइड किससे करना है, 12,000 से, सॉरी 12, उसको हमने डिवाइड किससे करना है, 12 मंथ से, क्योंकि हम मंथली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमने 12 से डिवाइड कर देना है ताकि हम पर मंथ कैलकुलेट कर सकें। जब आप मंथ, जो आप 24,000 का 12% लेंगे और फिर आप उसको 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 240। सो यहाँ पे हमने 240 की कैलकुलेशन करके दिखाई है और हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं $240। ये पर मंथ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वजह से हमने 12 से डिवाइड किया है। हर महीने 240 का इंटरेस्ट एक्रू करते जाएंगे, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे और पेबल हम क्रेडिट करते जाएंगे टिल 30th सितंबर, जिस दिन हमने पेमेंट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 5, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, एट December 31st 2011 3,000 ऑफ प्रीवियसली अर्न फीस हैड बीन अर्नड। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे फीस अर्न की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एक्सपेंस का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, रेवेन्यू का हो रहा है। और रेवेन्यू भी कौन सा है, यहाँ पे जो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं वो अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, अनअर्न्ड का जिक्र हो रहा है। सो अगर हम इस चार्ट में आ जाए तो हमारे पास एंट्री प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो हम एक्सपेंसेस की जिक्र नहीं कर रहे, तो आप इस हाफ को, फर्स्ट हाफ को रहने दें और हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू का जिक्र कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम रेवेन्यू का जिक्र कर रहे हैं तो रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट होता है, चाहे वो अर्नड हो चाहे अनकलेक्टेड अनबिल्ड हो, रेवेन्यू हमने क्रेडिट पे ही एंट्री में रखना है, एंट्री में क्रेडिट पे ही रेवेन्यू पास करना है। जिस तरह एक्सपेंस की केस में दोनों में आप देखें एक्सपेंसेस हमने डेबिट ही किए हुए हैं, इसी तरह रेवेन्यू के केस में रेवेन्यू हमने क्रेडिट ही करने हैं। अगर वो अर्नड है तो अर्नड हमने डेबिट कर देना है, अगर अनकलेक्टेड है तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमने डेबिट कर देना है। अर्नड का मतलब है आपने एडवांस में ले लिया था, अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, और अर्न का मतलब ये है कि सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि लाइबिलिटीज आर कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यूज। तो जो हमारा अर्नड लाइबिलिटी थी, इनिशियली हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी, अब वो हम अर्न कर चुके हैं क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ये लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई है, रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई है। यानी अर्नड हम डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे। अगर हम एंट्री दोबारा से पढ़ें, एंट्री नंबर 5, तो उसमें देखिए प्रीवियसली अर्नड क्लाइंट फीस हैड बीन अर्न, यानी कि ये जो 3,000 की फीस है, पहले ये क्या थी, पहले ये अनअर्न थी, अब हमारी अर्न हो गई है। यानी अनअर्न फीस जो ये 8,000 आपने रिकॉर्ड की हुई है, इसमें से क्लाइंट फीस कितनी अर्न हो गई है, 3,000। सो 31 दिसंबर 2011 को हम एंट्री पास करेंगे और एंट्री हम क्या पास करेंगे, लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे, जिसमें अभी हमने देखा कि हमारे पास अनअर्न क्लाइंट फीस जो है वो अनअर्न क्लाइंट फीस डेबिट हो जाएगी और क्लाइंट फीस अर्न जो कि आपका रेवेन्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो रेवेन्यू के केस में हमने रेवेन्यू हमेशा डेबिट ही करना है और इन्होंने क्लियर कहा हुआ है कि 3,000 की फीस क्या हो गई है, अर्न हो गई है, इस वजह से 3,000 से हमने एंट्री पास कर दी है, हमें इसकी फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम 6 देखें तो 6 में क्या डिस्कस हुआ हुआ है कि
accrued but unrecorded and uncollected client fees earned total $690। सो ये वो फीस है जो कि एक्रू हो चुकी है लेकिन स्टिल अनकलेक्टेड है, अनरिकॉर्डेड है, या इसको यूं आप भी आप कह सकते हैं, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, अनबिल्ड फीस है। यानी कि अभी तक आपने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन क्लाइंट ने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन ये पैसे मिल जाएंगे। सो जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले होते हैं उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। सो ये रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है। अगर हम अपने एडजस्टिंग एंट्रीज के चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि दिस वन। सो हम रेवेन्यू की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हमने रेवेन्यू क्रेडिट ही करना है। अब हम डेबिट क्या करेंगे? यहाँ पे अनकलेक्टेड, अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड का वर्ड है, इसका मतलब है अभी हमें पैसे मिले नहीं है, फ्यूचर में मिल जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। सो जब हम एंट्री पास करने आएंगे यहाँ पे दिस वन, सो 31 दिसंबर 2011 की बात हो रही है और अकाउंट्स रिसीवेबल हमने डेबिट कर दिया और हमने क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट कर दिया। और इसमें भी हमें कोई एक अमाउंट या फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, उसने डायरेक्टली अमाउंट दी हुई है। अगर आप चेक करें $690 की अमाउंट दी हुई है, हम रीचेक कर लेते हैं। दिस वन $690, ये एंट्री नंबर 6 में दी हुई है। सो $690 से हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास सेवन्थ एंट्री है। सेवन्थ एंट्री में लिखा हुआ है एक्रूड बट अनरिकॉर्डेड एंड अनपेड सैलरीज एक्सपेंस 750। सो ये अनपेड है, अभी तक अनरिकॉर्डेड और अनपेड है और एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस के केस में एक्सपेंसेस हम हमेशा डेबिट करते हैं। ये देखिए एक्सपेंसेस का हाफ अगर हम चेक कर लें तो वो या तो प्रीपेड है या अनपेड है। तो इसमें ट्रांजैक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये पेड है। तो अनपेड है, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, सैलरीज एक्सपेंस, और क्योंकि अभी आपने देना बाकी है आप लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, तो इसको हम इसी वजह से कहते हैं एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम पेबल क्रेडिट कर देंगे। यानी सैलरीज की बात हो रही है तो हमारे पास 31 दिसंबर 2011 को हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे सैलरी एक्सपेंस। और हमने क्योंकि अभी अदा किए नहीं हैं, करना बाकी है, तो हम सैलरी पेबल हम क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट है? 750 की अमाउंट है, तो यहाँ पे हम 750 से एंट्री पास कर देंगे। $750 से हमने एंट्री पास की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस वुड बी द लास्ट एंट्री 2011, और उसमें क्या जिक्र हो रहा है? उसमें जिक्र हो रहा है एक्रूड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर एंडिंग टोटल 31 दिसंबर। टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है? 7,000। एंड दिस 7,000 रिप्रेजेंट इंटायर ईयर, यानी ये जो 7,000 का इनकम टैक्स है ये पूरे साल का है। और एक्रूड का मतलब है अब पेबल है, अभी आपने पे नहीं किया है। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में अगर आप चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में आप ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना चार्ज कर चुके हैं? 5,000 चार्ज कर चुके हैं, जबकि पूरे साल का इंटायर ईयर का कितना है? 7,000। तो कितना चार्ज करना बाकी है? हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस आएगा 2,000, तो 2,000 का चार्ज करना बाकी है। अभी आपने पे नहीं किया है ना, ये प्रीपेड है, पे करना बाकी है। इसका मतलब है कि ये पेबल से रिलेटेड एंट्री है। सो एक्सपेंस हमेशा हम डेबिट होता है, जिसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और इनकम टैक्स पेएबल हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और
टोटल अमाउंट कितनी है इंटायर ईयर की, यानी पूरे साल की है 7,000। तो इसमें से ऑलरेडी कितना चार्ज हो चुका है, आप देखिए इसमें ऑलरेडी 5,000 चार्ज हो चुका है, तो हम माइनस कर देंगे 5,000, और कितना चार्ज होना बाकी है अभी दिसंबर के महीने में कितनी एडजस्टमेंट रह गई है, 2,000 की रह गई है। तो ये एंट्री हम कितने से पास कर लेंगे, 2,000 से हमने ये एंट्री पास की। सो हमारी टोटल एडजस्टिंग एंट्रीज फिनिश हो गई हैं। हमने 8 एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें मौजूद थी, हमने पूरी 8 एडजस्टिंग एंट्रीज हमने इसमें बना ली हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है कि हमने ये देखना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। सो दो डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि हम 6 कॉलम वर्कशीट बना लेंगे और उसकी मदद से हम बना लेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए ये है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, ये दिस वन। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है और एक्सेल शीट पे पोस्ट कर दिया है ताकि हमें आसानी हो। और इसका टोटल बैलेंस आप देख लिए 248 210 है, तो यहाँ पे हमने ये एज इट इज 248 210 यहाँ पे ये हमने सारे बैलेंसेस कॉपी कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को ट्रांसफर करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को इस 6 कॉलम वर्कशीट में। अब आप देखें ये 10 कॉलम वर्कशीट है, ये 2 कॉलम हम अभी नहीं बनाएंगे, मैं इसको हाइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 6 कॉलम वर्कशीट आ गई। 2 कॉलम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हैं, 2 कॉलम एडजस्टमेंट्स के हैं, या यूं कह लिए कि ये वो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है और फिर हम इनकी मदद से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका लेजर है, मैं आपको लेजर्स बना के भी इसको क्लियर कर दूंगी। सो यहाँ पे अब हम वन बाय वन देखते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस इज ऑन द डेबिट साइड 5,000 और सप्लाईज क्रेडिट है 5,000 से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सप्लाईज एक्सपेंस कहाँ मौजूद है। सप्लाईज एक्सपेंस ये मौजूद है और ये 5,000 से हम डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5,000 से डेबिट कर दिया। और सप्लाईज हम क्रेडिट कर रहे हैं 5,000 से, तो सप्लाईज हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मैं आपको यहाँ पे पूरा शो करा देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिस वन, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज हमने पास की थी उसको एडजस्टिंग एडजस्टमेंट्स के कॉलम में हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। यानी ये देखें सप्लाईज डेबिट साइड पे थी तो यहाँ पे हमने सप्लाईज डेबिट साइड, सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट पे थे तो हमने डेबिट पे कर दिया, और यहाँ पे सप्लाईज क्रेडिट पे थी तो हमने यहाँ पे सप्लाईज क्रेडिट पे कर दिया। यानी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एज इट इज कॉपी करेंगे। अब जैसे स्टूडियो रेंट है, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस है, तो आप चेक करें स्टूडियो रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो ये स्टूडियो रेंट एक्सपेंस मौजूद है। एडजस्टमेंट के कॉलम में हम डेबिट पे लिख लेंगे। और प्रीपेड स्टूडियो रेंट क्रेडिट कॉलम पे है तो हम ढूंढेंगे प्रीपेड, ये प्रीपेड मौजूद है और ये हम किस कॉलम में चले जाएंगे, क्रेडिट कॉलम में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड पे जो कि 1250 है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रीपेड स्टूडियो रेंट चले जाएंगे, लिखेंगे जो कि क्रेडिट साइड पे है जो कि 1250 है। तो हम सिंपली एंट्रीज को कॉपी कर रहे हैं और 6 कॉलम वर्कशीट में पोस्ट करते जा रहे हैं अमाउंट। इसी तरह आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चेक कर लीजिए। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आप देखिए यहाँ पे 800 से डेबिट हो रहा है और एक्यूमुलेटेड 800 से क्रेडिट हो रहा है। सो ये नेक्स्ट एंट्री है, हम यहाँ पे देखेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये यहाँ मौजूद है। तो आप ये देखें हम एडजस्टमेंट में डेबिट कॉलम पे आ जाएंगे। और एक्यूमुलेटेड क्योंकि क्रेडिट पे है तो ये एक्यूमुलेटेड लिखा हुआ है और इसमें हम कौन से कॉलम में आ जाएंगे, क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे। सो 800 से एंट्री थी, पहले हम डेबिट लिख देंगे और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया 800 से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के आगे।
नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कहाँ पे है, ये डेबिट साइड पे है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ढूंढेंगे, दिस वन ये मौजूद है, तो ये हम डेबिट पे लिख देंगे। और इंटरेस्ट पेएबल ये हमारा क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो ये इंटरेस्ट पेएबल मौजूद है और ये हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, क्रेडिट पे। अमाउंट कितनी है, 240 है, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस के आगे डेबिट किया 240 और इंटरेस्ट पेबल के आगे हमने 240 क्रेडिट किया। सो ये हमने एंट्री नेक्स्ट हमने पोस्ट की। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है अनअर्न्ड क्लाइंट फीस डेबिट साइड पे और क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट साइड पे है। तो हम देखते हैं कि अनअर्न्ड क्लाइंट फीस किधर मौजूद है, अनअर्न्ड क्लाइंट फीस ये मौजूद है और ये हमने लिखनी डेबिट साइड पे, क्योंकि एंट्री में डेबिट साइड पे। और क्लाइंट फीस अर्नड हमने क्रेडिट पे लिखनी है, तो ये क्लाइंट फीस अर्नड है और ये हम क्रेडिट के कॉलम में चले जाएंगे। तो 3000 से हमने यहाँ पे एंट्री डेबिट की है और 3000 से ही हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लाइंट फीस अर्न का हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारी रिलेटेड है अकाउंट्स रिसीवेबल्स पे। सो आप देख लीजिए अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है क्लाइंट फीस रिसीवेबल। सो हम अकाउंट्स रिसीवेबल के बजाय यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, जो वर्डिंग ट्रायल बैलेंस में यूज हुई है, क्लाइंट फीस रिसीवेबल। तो हम वही कॉन्सेप्ट वही है, 100% कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्लाइंट फीस रिसीवेबल के नाम पे यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो क्लाइंट फीस रिसीवेबल कौन से कॉलम में आ जाएगा, डेबिट कॉलम में आ जाएगा। और क्लाइंट फीस अर्न क्योंकि क्रेडिट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पोस्ट भी हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट पे ही करेंगे। सो अब यहाँ पे देख लिए रिसीवेबल्स में कितनी अमाउंट मौजूद है, 690, तो 690 हमने डेबिट कर दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी अनअर्न फीस की वजह से एक बार ये डेबिट हुआ हुआ है, तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आप प्लस कर दें 690, तो ये हमने प्लस कर दिया। तो अब आप चेक कर लीजिए, ये 2 बार पोस्टिंग हो गई है। ओके, सो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस ये डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 750 से यहाँ पे लेके आके हमने 750 से डेबिट कर दिया। लेकिन सैलरीज पेबल आप देखें, ये तमाम लाइबिलिटीज एक साथ लिखी हुई हैं, तो सैलरीज पेबल कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल होता है, यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, इसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमें ऊपर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए होते, वो मिसिंग होते हैं या वो मौजूद ही नहीं होते या क्रिएट ही नहीं हुए हुए होते, तो हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, जैसे सैलरी पेबल। ये लाइबिलिटी है और ये कितनी है, 750 की क्रेडिट साइड पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 750 क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री हमने पास कर दी। लास्ट हमारे पास है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 2000 से और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो रहा है। सो इनकम टैक्स एक्सपेंस ये मौजूद है, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने 2000 से डेबिट कर दिया। और इनकम टैक्स पेबल हम चेक करते हैं, बिल्कुल ये मौजूद है इनकम टैक्स पेबल, तो ये 2000 से हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है दिस वन। और हम देखेंगे कि इसको हम टोटल कर लेंगे, तो हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसको सम करके देख लेते हैं और यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा दिस वन। क्योंकि 2 एंट्री थी, एक्सेल शीट है, आप मैनुअली कर रहे होते हैं अपने एग्जाम में, तो ये आप इसी तरह सेपरेट लिखा रहने दें, ताकि आपके जो भी टीचर हैं, एग्जामिनर है, उनको पता चले कि आपने जो रेवेन्यू है वो 2 बार पोस्ट किया है। सो अगर हम टोटल चेक करें तो वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आप देख लीजिए। सो दिस इज द टोटल और इसको हम डबल लाइन से क्रॉस कर देते हैं।
उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का तरीका ये है कि डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस हो जाएगा, और अगर डेबिट क्रेडिट है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन चलते जाते हैं और देखते जाते हैं कि हमारे पास क्या अमाउंट मौजूद है। सबसे पहले कैश हमारा जो है वो डेबिट साइड पे और कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्लाइंट फीस अर्न एक हमारा डेबिट पे है और दूसरा भी डेबिट पे है। सो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट डेबिट हमारा प्लस हो जाएगा। हम देखते हैं प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम यहाँ पे प्लस करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये हमारा 71250, और इसमें आप क्या प्लस कर देंगे, 690 आप प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 71,940 आंसर आ रहा है। इसी तरह सप्लाईज है आपके पास, एक डेबिट पे है एक क्रेडिट पे है, तो माइनस होगा, यानी 6,000 में से 5,000 माइनस करें तो 1,000 बचेगा, और 1,000 कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि जो हायर अमाउंट है वो कौन सी साइड पे है, डेबिट पे है, तो बचने वाली अमाउंट भी या ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगी, डेबिट पे ही रह जाएगी। जब हम प्रीपेड स्टूडियो रेंट देखते हैं तो 2,500 डेबिट पे है, जबकि 1,250 क्रेडिट पे है, तो इसका मतलब है हम इसको माइनस करेंगे, और माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो हमारी डेबिट पे ही बचेगी, जो कि 1,250 है। इक्विपमेंट के आगे कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 96,000 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों साइड पे क्रेडिट पे, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस कर देंगे, जो कि 52,800 प्लस करने के बाद आ रहा है। अकाउंट्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, जो कि कितना है, 6420। सो ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद नोट्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी हमने क्रेडिट साइड वाली अमाउंट क्रेडिट पे कर दी, क्योंकि लायबिलिटीज हैं तो क्रेडिट पे ही होती हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल आप देखें, इंटरेस्ट पेबल दोनों क्रेडिट साइड पे हैं, यानी कि अगर आप 480 में 420 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 720। सो ये हमने प्लस करके यहाँ पे लिख ली है। अनअर्न क्लाइंट फीस अर्न एक क्रेडिट पे एक डेबिट पे, इसका मतलब है माइनस हो रहा है। जब साइन चेंज हो, डेबिट क्रेडिट हो या क्रेडिट डेबिट हो, तो माइनस करते हैं, डेबिट डेबिट प्लस करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। 8,000 में से 3,000 माइनस करें तो हमारे पास 5,000 बच जाते हैं, और कौन सी साइड पे ज़्यादा अमाउंट है, क्रेडिट पे ज़्यादा है, तो रिमेनिंग अमाउंट भी कहाँ पे आएगी, क्रेडिट पे ही आएगी। इनकम टैक्स पेबल दोनों क्रेडिट पे हैं, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, तो हमने ये प्लस करके लिख दिया। कैपिटल स्टॉक में कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, तो एज इट इज कॉपी हो गया। रिटेन अर्निंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज कॉपी हो गया। क्लाइंट फीस अर्न हमारी क्या है, दोनों हमारे पास क्रेडिट पे हैं, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे हम ऐड करेंगे, 82,310 में हम प्लस कर लेंगे 3,690। सो ये हमारे पास 86,000 आ जाएगा। रिमेनिंग सप्लाईज दोनों हमारी डेबिट पे हैं, तो ऐड करके भी डेबिट पे आएगा। 5,000 और 4,000 हमारे पास आ जाते हैं 9,000। और फिर सैलरीज एक्सपेंस है, अगर हम 17,250 में ये प्लस करें 750, तो हमारे पास आ जाता है 18,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम प्लस करते हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस दोनों प्लस करके तो हमारे पास 720 आ जाता है। देन स्टूडियो रेंट एक्सपेंस है, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस दोनों डेबिट पे हैं, डेबिट डेबिट प्लस करें तो 12,500 आ जाता है। इसी तरह यूटिलिटी एक्सपेंस में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों डेबिट साइड पे हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, और 9,600 डेबिट पे ही आ रहा है। इनकम टैक्स एक्सपेंस दोनों डेबिट पे हैं, और डेबिट डेबिट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वो किस साइड पे आ रहा है, प्लस होके 7,000 डेबिट पे आ रहा है, तो ये हमने डेबिट पे लिख दिया। उसके बाद ये सैलरीज पेबल रिमेनिंग है हमारा, ये भी रह गया, और ये कितना है, 750 से हमने एंट्री पास की थी, तो सैलरीज पेबल भी हमारा 750 से लायबिलिटीज के तौर पे आ गया है। अब हम ऐड करके देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है या गलत आ रही है। सो ये हमने इसका सम किया,
सो दूसरी साइड भी हम सम करके देख लेते हैं, और दूसरी साइड भी हमारे पास सम करके कितनी आ रही है। अब आप चेक करें, दोनों साइड हमारी टैली हो रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पोस्टिंग ठीक की है, यानी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने ठीक बनाया है। यहाँ तक हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। तो ये आपका पहला तरीका था कि जिससे आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप बना लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि हम लेजर्स बनाते हैं। जैसे अब ये एडजस्टमेंट्स आपने बनाई हैं, सपोज मैं इसको दूसरी वर्कशीट पे ले जाती हूँ। तो ये हमारे पास दूसरी वर्कशीट आ गई, ये सामने मौजूद है। और यहाँ पे अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज दोबारा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने वहाँ से कॉपी कर ली हैं। अच्छा, इसमें हमने लेजर किस तरह बनाना है कि देखिए, ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये एडजस्टिंग एंट्रीज से पहले है। तो हमने सिंपली क्या किया है कि लेजर अकाउंट में वो बैलेंसेस हमने कॉपी कर दिए हैं। किस तरह से वो बैलेंसेस कॉपी किए, अगर आप चेक करें तो जो डेबिट पे था, यानी कि ये हम इसको अज्यूम करें कि ये लेजर्स ओपनिंग बैलेंसेस हैं या ये ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। अगर आप रीचेक करें और यहाँ पे देखें, एसेट कैश डेबिट साइड पे है तो ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्लाइंट फीस रिसीवेबल हमारे पास डेबिट साइड पे है तो ये हमने डेबिट पे लिख दिया। इसी तरह अगर हम दरमियान में से कोई देखें, इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है डेबिट साइड पे, तो ये देखें इक्विपमेंट हमने लिख दिया है। और अगर हम लाइक वाइज कुछ और क्रेडिट वाला चेक करें तो आप देख लें, एक्यूमुलेटेड ये 52 क्रेडिट पे तो ये 52 क्रेडिट पे लिख दिया, एंड सो ऑन। अगर हम देखें यहाँ पे आप चेक कीजिए। सो ये सारे हमारे क्या हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। लाइक हम अगर चेक करना चाहें तो ट्रायल बैलेंस में जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये देखिए क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट पे है $82,310। तो अगर हम क्लाइंट फीस अर्न का लेजर देखें तो ये देखें, ये क्लाइंट फीस अर्न है और ये 82,310 लिखा हुआ है। यानी कि हमने सिंपल लेजर्स में क्या किया है कि जो ऑलरेडी बैलेंस थे बिफोर एडजस्टमेंट्स वो एज इट इज हमने कॉपी कर दिए हैं। यानी कि इसको आप चाहे बिफोर एडजस्टमेंट लेजर बैलेंस कह लें आप, या इसको आप कह लें कि ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं December 31 के, और समहाउ ये बैलेंसेस पहले से मौजूद होते हैं। तो अगर आपको इस तरह का सवाल दिया हो तो आपने, और आपको एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपने जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है वो 6 कॉलम वर्कशीट से बनाना है या लेजर से बनाना है, तो ये आपकी ऑप्शन है। अगर आपको आपके रिसोर्स पर्सन या फैकल्टी ने आपको कहा हुआ है कि आपने ये लेजर की मदद से बनाना है, तो सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास कीजिए और उसके बाद ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हैं ये लेजर में लिख लीजिए। जो डेबिट पे है वो डेबिट पे लिख लीजिए, जो क्रेडिट पे है वो क्रेडिट पे लिख लीजिए। तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं हमारा पोस्टिंग, के वो किस तरह से हम पोस्ट करते हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद है और एडजस्टिंग एंट्रीज मौजूद हैं, दीज आर ओके। सो अब देखिए, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है और सप्लाईज क्रेडिट है। अब हम ढूंढेंगे कि हमारे पास सप्लाईज ये क्रेडिट पे, सप्लाईज का लेजर ये सामने मौजूद है। तो हमने क्या किया, वहां से क्रेडिट पे लेके यहाँ पे क्रेडिट पे ही हमने 5,000 पोस्ट कर दिया। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में, जैसे हमने पोस्टिंग 6 कॉलम में की थी वैसे ही हम इसमें भी पोस्ट करते जा रहे हैं। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो हम लेजर ढूंढेंगे सप्लाईज एक्सपेंस का किधर है, और ये मौजूद है। और ये डेबिट साइड पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट साइड ही लिखेंगे। अपनी तरफ से हमने साइड चेंज नहीं करनी। अगर डेबिट में है तो डेबिट में कॉपी कर दो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कॉपी कर दें।
और कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से, यहाँ, यानी कि आप यहाँ से देख के इसको कॉपी करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है स्टूडियो रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है और प्रीपेड स्टूडियो रेंट क्रेडिट साइड पे है। तो ये देखिए प्रीपेड स्टूडियो रेंट क्रेडिट साइड पे, तो इसको हम क्रेडिट पे लिख देंगे 1250, और स्टूडियो रेंट एक्सपेंस डेबिट पे है तो हम ढूंढेंगे स्टूडियो रेंट एक्सपेंस किधर मौजूद है। ये एक्सपेंसेस के सारे हैं, ये मौजूद है और ये डेबिट पे है, और डेबिट पे कितना है 1250। सो हमने 1250 यहाँ पे लिख दिया। 1250 से एंट्री पास हुई थी। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है 800 से, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट है 800 से। तो अब हमारे पास हम एक्सपेंस ढूंढ लेते हैं। ये देखें 800 से हमने डेबिट किया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, और 800 से ही हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये मौजूद है। सो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हमने 800 से ही क्रेडिट साइड पे है, सो हमने क्रेडिट किया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज जिस तरह रिकॉर्ड हुई हुई हैं उसी तरह हम इसको लिखते जा रहे हैं। डेबिट साइड वाली अमाउंट डेबिट पे और क्रेडिट वाली क्रेडिट पे। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस 240 से डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट पेबल 240 से क्रेडिट हो रहा है। तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे पहले यहाँ पे 240 से डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट पेबल हमारा लाइबिलिटी है वो इंटरेस्ट पेबल दिस वन, तो वो 240 से आपका क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है अनअर्न क्लाइंट फीस डेबिट है और क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट है बाय 3000। तो हम सबसे पहले अनअर्न क्लाइंट फीस देखेंगे, ये 3000 से डेबिट साइड पे थी तो हमने डेबिट साइड पे ही पोस्टिंग की है, और क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट साइड पे थी तो कितने से क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट साइड पे थी, 3000 से थी, तो हमने ये 3000 से ही रिकॉर्ड की है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट फीस रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 690 से, और क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट हो रहा है 690 से। सो क्लाइंट फीस रिसीवेबल हम चेक करते हैं, ये मौजूद है और डेबिट हो रहा है यहाँ पे ये 690 से, तो हमने डेबिट किया। और क्लाइंट फीस अर्न क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे हमने 690 से उसको क्रेडिट भी कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए सैलरीज एक्सपेंस 750 से डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट, तो हम सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस में आ जाएंगे। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो सैलरीज एक्सपेंस आपका कितने से डेबिट हो रहा है, 750 से डेबिट हो रहा है, तो सैलरीज एक्सपेंस 750 से हम डेबिट साइड पे कर देंगे। और सैलरीज पेबल हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सैलरीज पेबल का टी अकाउंट था नहीं मौजूद, तो इस सैलरीज पेबल क्योंकि आपके पास उसमें मौजूद नहीं था, अ, जो हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉपी किया था तो वो मौजूद नहीं था, इसलिए उसका अकाउंट भी मौजूद नहीं है। सो हम उसका अकाउंट बना लेते हैं सैलरीज पेबल का। यहाँ पे हम बना लेते हैं सैलरी पेबल, ये सैलरीज पेबल, और हमने क्रेडिट करना है 750 से, हम एंट्री पास कर रहे हैं तो ये हमने 750 से क्रेडिट कर दिया। लास्ट हमारे पास एंट्री बची है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2000 से और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट 2000 से। सो हम इनकम टैक्स पेबल ये मौजूद है और ये क्रेडिट साइड पे है 2000 से, तो हमने क्रेडिट कर दिया। और इनकम टैक्स एक्सपेंस हम ढूंढते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस हमारे पास कहाँ मौजूद है, दिस वन इनकम टैक्स एक्सपेंस, और वो डेबिट हो रहा है 2000 से, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2000 से उसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनके बैलेंसेस काउंट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, और उसके बाद फाइनली हम ट्रायल बैलेंस जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा हम वो बना लेंगे। सो कैश में क्योंकि कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, सेम होगा 22,380 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बैलेंस हम इसको
ट्रायल बैलेंस अगर हम प्रॉपर तरीके से लेजर बनाएं तो वो यहाँ पे हम दोनों साइड पे बैलेंस भी लिखते हैं, यानी कि 22,380, और जो आपका लास्ट ईयर बैलेंस क्लोजिंग होता है वो आपका ओपनिंग एज इट इज कॉपी हो जाता है। सो 380 यहाँ पे हमारे पास कॉपी हो गया। इसी तरह अगर आप क्लाइंट फीस देखें, दोनों डेबिट हैं, डेबिट डेबिट हम क्या करेंगे, डेबिट डेबिट हम प्लस कर लेंगे, और जब हमारे पास क्लाइंट फीस रिसीवेबल हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 71,940, और इसको हम फिर दूसरी साइड भी लिखेंगे 71,940, और जो आपका क्लोजिंग, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 71,940। और जब ओपनिंग बैलेंस की तरफ आएंगे तो फिर हमारा रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 71, यानी कि हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 940। सो ये हमारे पास लेजर था। उसके बाद हम लाइन से वन बाय वन हम कर रहे हैं। सप्लाईज आप देखें, एक डेबिट पे है एक क्रेडिट पे, यानी हमने इसको माइनस किया तो 1000 बचा, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो यही आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1000। और दोनों अगर आप बैलेंसेस देखें दोनों साइड आपकी, तो वो कितनी आ जाएगी, वो 6000 की आ जाएगी। इसी तरह सैलरीज पेबल आप देखें, सैलरीज पेबल में सिर्फ एक ही एंट्री है क्रेडिट साइड पे, तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका वही एक आ जाएगा और टोटल में भी आपका वही आ जाएगा। और फिर ओपनिंग आपके पास यहाँ पे 750 कॉपी होके आ गया। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड है, एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे, यानी कि आपने इसको माइनस करना है, और माइनस करके जो बैलेंस आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 1250 आएगा, और यही आपका ओपनिंग हो गया 1250। और अब इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं इसका क्लोज, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये नहीं लिख रही, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमने मज़ीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हैं। सो ये आपका जो स्टूडियो है इसकी कोई क्रेडिट एंट्री नहीं है इक्विपमेंट की। सो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो 96,000 है, और यही आपका ओपनिंग है 96,000, यानी कि ये कैरेट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पीरियड में। उसके बाद 52,800 दोनों क्रेडिट पे हैं, तो आपका क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 52,800 आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पीरियड पे यही कॉपी हो जाएगा 52,800। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स पेबल का बैलेंस देखें तो एक हमारे पास 5000 है और एक 2000 है, दोनों क्रेडिट हैं, दोनों को आप ऐड कर लें तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 7000। इसी तरह हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 7000, क्योंकि वो कैरेट डाउन हो गया है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सीडी बैलेंस भी कहलाता है, जो कि यानी कि आपने कैरेट डाउन करना है, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो ब्रॉड डाउन या बीडी भी कहलाता है। इसके बाद आपका अकाउंट्स पेबल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, तो ये अकाउंट्स पेबल यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6420। सो यहाँ पे ओपनिंग भी आपका यही शिफ्ट हो जाएगा 6420। लाइकवाइज हम नोट्स पेबल अगर हम देखें तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही आपका क्लोजिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24,000। उसके बाद अगर हम 480 और 240 को ऐड करें तो ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी बैलेंस आपका इंटरेस्ट पेबल का आपका डेबिट बैलेंस नहीं है, तो यही आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा, जिनको आप प्लस करेंगे तो ये टोटल प्लस करके आ रहा है 270। सो यही आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में फॉरवर्ड हो जाएगा जो कि 270 है। इसी तरह क्लाइंट फीस अर्न एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे, जब साइन डिफरेंट हो तो हम माइनस करते हैं, 8000 में से हम 3000 माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है
5000, तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारा 5000 है और वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। एक्चुअली जो आपका बैलेंस है वो आपका क्रेडिट पे बचा हुआ है, या रिमेनिंग या हैवियर साइड कौन सी है, क्रेडिट पे है। सिमिलरली हम चलते हैं रिमेनिंग हमारे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में हमारे पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, एडजस्टिंग एंट्री ना ही होती है कभी कैपिटल स्टॉक की, तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड। इसी तरह रिटेन अर्निंग की कोई एंट्री नहीं थी, तो सेम बैलेंस आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड ट्रांसफर हो जाएगा 20,000। क्लाइंट फीस अर्न में देखें तीनों क्रेडिट हैं, तो अगर हम तीनों क्रेडिट को प्लस करते हैं तो हमारे पास सम क्या आता है, 86,000। इसका मतलब है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्लाइंट फीस अर्न का, वो कितना आ रहा है, 86,000। ऑल आर ऑन क्रेडिट साइड्स, और उसकी वजह से हम यहाँ पे 86,000 हमारा ओपनिंग भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे एक्सपेंसेस रह गए हैं। एक्सपेंसेस आप 4,000 और 9,000 प्लस करें तो तमाम एक्सपेंसेस, 4,000 और 5,000 प्लस करें तो 9,000 आ रहा है, और तमाम एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आना चाहिए है, डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंसेस बाय नेचर डेबिट होते हैं। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो सैलरीज का आपका आ रहा है 18,000, और जब आप ओपनिंग लेके जाएंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, और ये सारे बाय नेचर डेबिट होते हैं, इसी वजह से हम ये डेबिट पे लेते जा रहे हैं। 480 और 240 को अगर आप प्लस करें तो ये हमारे पास अभी हमने कैलकुलेशन की थी 420 आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 720, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। स्टूडियो रेंट दोनों आपके डेबिट साइड पे हैं, तो अगर आप स्टूडियो रेंट को डेबिट डेबिट आप प्लस करेंगी तो आपका जो प्लस साइड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12,500। सो इसको हमने 12,500 लिख दिया, और आप देखिए तमाम एक्सपेंसेस के बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट पे आते जा रहे हैं। लास्ट हमारे पास फ्यू रह गए हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, दोनों डिप्रिसिएशन डेबिट डेबिट हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, और प्लस होके आपके पास क्लोजिंग आ रहा है 9,600। लाइकवाइज ये हम इनकम टैक्स भी हम ऐड कर देंगे, सो इनकम टैक्स 7,000 आ रहा है, इनकम टैक्स एक्सपेंस तो 7,000 हो गया, और ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। इसी तरह आखिरी हमारे पास बचा है यूटिलिटी, इसमें कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी, 33,000 एज इट इज़, 3,300 एज इट इज़ हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे 3,300 आ गया यहाँ पे। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट पे ही आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो ये डेबिट साइड पे आते हैं। सो ये हमारा सेकंड मेथड था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, जिसमें हम तमाम बैलेंसेस कहाँ पे कॉपी करते हैं, हम सबसे पहले कॉपी करते हैं तमाम बैलेंसेस को लेजर्स में, और अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दिस वन, तो यहाँ पे हम इसको ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो क्लास ये आपके सामने है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास एक डेबिट क्रेडिट कॉलम है फॉर द पीरियड एंडेड, यानी हमने टाइम लिखा हुआ है, कंपनी नेम लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि तमाम बैलेंसेस जो हमने लेजर में क्लोज किए हैं, यानी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है, वो हम एज इट इज कॉपी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप कैश बैलेंस आप चेक कर लीजिए, जो कि कैश का बैलेंस आ रहा है 22,380। सो हम कैश में आ जाएंगे और यहाँ पे हम 22,380 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बैलेंस है कैश के बाद, आप ये देखिए क्लाइंट फीस रिसीवेबल, जो कि 71,940 है, तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में आ गए और हमने लिखा 71,940
40, ये हमने कॉपी करते जा रहे हैं हम। उसके बाद सप्लाईज हम देखें, सप्लाईज में कितना लिखा हुआ है, सप्लाईज में क्लोजिंग है 1000 का बैलेंस है, तो सप्लाईज का जो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है वो 1000 है, तो सप्लाईज के आगे हमने कितना लिख दिया 1000। देन हमारे पास प्रीपेड स्टूडियो रेंट है, और प्रीपेड स्टूडियो रेंट अगर हम चेक करें तो 1250 आ रहा है, यानी 1250। सो हमने यहाँ पे 1250 यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद स्टूडियो इक्विपमेंट है वो 96,000 का है, अभी हमने देखा था स्टूडियो इक्विपमेंट, यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये देखें ये स्टूडियो इक्विपमेंट है 96,000 का, तो हमने लिख दिया एज इट इज। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारे पास 52,800 क्रेडिट साइड पे है, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, और वो कितना लिखेंगे 52,800 हमने लिखा है। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, अब हमारी लाइबिलिटीज शुरू हो गई हैं, और लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है अकाउंट्स पेबल, वो हम देख लेते हैं जो कि 640 है। इसके अलावा जो नोट्स पेबल है वो 24,000 है, ये देखें चेक कर लीजिए, नोट्स पेबल 24,000, अकाउंट्स पेबल 6,420, और ये दोनों क्योंकि लाइबिलिटी हैं इसी वजह से ये दोनों क्रेडिट साइड पे हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज बाय नेचर क्रेडिट होती हैं। तो ये 6,420 आ गया, और जो हमारा नोट्स पेबल था वो 24,000 था। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल हम चेक करते हैं, इंटरेस्ट पेबल हमारे पास कितना है, ये इंटरेस्ट पेबल का हमारा लेजर आ गया, और इंटरेस्ट पेबल कितना है 720 है। सो इंटरेस्ट पेबल में हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट लिख लेते हैं 720। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अपना लाइबिलिटीज चेक करें, अनअर्न्ड क्लाइंट फीस रह गई है हमारी, और अनअर्न्ड क्लाइंट फीस आप देखिए 5,000 है, और इनकम टैक्स पेबल हमारे पास 7,000 है। तो हम अनअर्न्ड क्लाइंट फीस पे आ जाते हैं, अनअर्न्ड क्लाइंट फीस हमारे पास 5,000 है। इनकम टैक्स पेबल जो है वो हमारा कितना रह गया है 7,000 है। सैलरीज पेबल का अकाउंट हमने बाद में बनाया था, सैलरीज पेबल हम चेक करते हैं कि हमारे पास सैलरीज पेबल कितनी है, दिस वन ये है 750। सो हम सैलरीज पेबल पे आ जाते हैं, और वो भी क्योंकि लाइबिलिटी है तो 750 हमारी कौन सी साइड पे आ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग ये दोनों हमारी चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं होती हैं। कैपिटल स्टॉक है 50,000 और रिटेन अर्निंग है 20,000, और दोनों क्रेडिट पे हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 50,000 एंड 20,000। इसी तरह क्लाइंट फीस अर्नड हम चेक कर लेते हैं, क्लाइंट फीस अर्नड हमने कैलकुलेट की थी 86,000, ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, नजर आ रही है। सो क्लाइंट फीस अर्नड हम ढूंढते हैं दिस वन, और यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 86,000 हम लिख लेंगे। बाकी हमारे पास तमाम एक्सपेंसेस रह गए हैं, देन हम देख लेते हैं, ये देखिए सैलरीज एक्सपेंस हमें कितने शो हो रहे हैं 18,000, सो ये हमने 18,000 लिख लिए हैं। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस शो हो रहा है 720, तो 720 लिख दिया। इसके अलावा यूटिलिटीज़ है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, तो हम देखते हैं हमारे पास ऊपर कौन कौन सी एक्सपेंसेस मौजूद है। सप्लाईज है 9,000 सप्लाईज एक्सपेंस, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 9,600। तो पहले हम एक्सपेंस को सप्लाईज सप्लाईज ये मौजूद है, तो सप्लाईज हमारे पास आ गई 9,000। और अभी हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस देखा, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा जो टोटल आ रहा था वो टोटल ऐड करने के बाद 9,600 आ रहा था, तो ये हमने वहाँ से लिख दिया। इसके अलावा देखें आप यूटिलिटीज एक्सपेंस आपको नज़र आ रहा है 3,300, सो यूटिलिटी एक्सपेंस हम 3,300 ऐसे ही लिख देते हैं। स्टूडियो रेंट आपको नजर आ रहा है 12,500, ये लिखा हुआ है, तो हमने स्टूडियो रेंट लिख दिया 12,500। और उसके बाद फिर हमारा क्या रह गया, इनकम टैक्स एक्सपेंस रह गया है। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने कहाँ लिखा हुआ है, दिस वन 7,000, ये देखिए। सो इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने यहाँ पे 7
थाउजेंड का बना दिया। सो तमाम लेजर्स हमने पोस्ट कर दिए, और हम लेजर पोस्ट करने के बाद इनका टोटल चेक करेंगे, और अगर हमारा टोटल सही आ रहा है तो हमने लेजर से पोस्टिंग बिल्कुल ठीक की है। सो हम टोटल साइड देखते हैं, और हमारा दूसरा साइड का टोटल है वो भी हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 252,690। सो ये आपका बैलेंस आ रहा है अगर आप लेजर्स के थ्रू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अभी हमने इससे पहले किया था कि अगर आप 6 कॉलम के थ्रू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो भी क्या आपका बैलेंस आ रहा है, सेम आ रहा है? ऑब्वियसली सेम आना चाहिए है। सो ये हमारा था एक स्टेप जिसमें हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। अच्छा, जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो फिर आपके लिए ये 4 कॉलम जो हैं पहले वाले, इनकी ज़रूरत नहीं रहती, हम इनको फ़िलहाल हाइड कर देते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सबसे पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डिपिक्ट करती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट ईयर और लास्ट पीरियड, यानी कि पिछले साल कंपनी ने क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की रही, कितने रेवेन्यूज थे, कितने एक्सपेंसेस थे। तो हम यहाँ पे चेक स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर तरीका है, इसमें हम ले लेते हैं सबसे पहले रेवेन्यूज। सो रेवेन्यूज की हम हेडिंग डालेंगे, और इसमें हमारे पास जो रेवेन्यू मौजूद है अगर आप चेक करें, दिस वन, क्लाइंट फीस अर्न 86,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लाइंट फीस अर्न, जो कि हमारी आ रही है, हम इसको आउटर कॉलम में ले जाते हैं जो कि 86,000 है। सो इसमें से हम लेस कर देते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद रखिएगा, ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, हम इनको सेपरेटली दिखाते हैं। किस तरह दिखाते हैं अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल एक्सपेंसेस लाइन से हम लिख लेंगे, और हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे आप देख लें, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट हम अभी नहीं लेंगे, स्टूडियो रेंट, यूटिलिटी, डिप्रिसिएशन, और इनकम टैक्स भी हम अभी नहीं लेंगे, ऑपरेटिंग के बाद लेंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे लिखते जा रहे हैं इनर कॉलम में सप्लाईज एक्सपेंस। इनर कॉलम में जो इसकी अमाउंट आएगी वो है 9,000। देन वी हैव सैलरी एक्सपेंस जो कि है 18,000। इंटरेस्ट हम नहीं ले रहे, और उसके बाद स्टूडियो रेंट एक्सपेंस। स्टूडियो रेंट एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है 12,500। देन वी हैव यूटिलिटीज एक्सपेंस जो कि 3,300 है। देन वी हैव डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि हमारे पास है 9,600। अगर हम इन अमाउंट को कॉपी करें और फिर पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम इसको विद डॉलर अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, अब हम इनकी प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे आप देख लीजिए। ये इनकम स्टेटमेंट आ गई। तो इन सब को हम इनर कॉलम में पहले टोटल करके देख लेते हैं कि ये कितने आ रहे हैं, 52,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये हम क्योंकि डिडक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस 52,400 आउटर कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट कहाँ करना है, आउटर कॉलम में। तो ये हमने
अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशंस बहुत मैटर करती हैं। जितना नीट एंड क्लीन और जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने ही मार्क्स आप आसानी से एग्जाम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है कि 1 या 2 नंबर आपके वैसे ही डिडक्ट हो जाएं। सो रेवेन्यूज में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है इनकम बिफोर, प्रॉफिट बिफोर भी कह सकते हैं, इनकम भी कह सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं। तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम ईबीआईटी भी कहते हैं क्योंकि इसको हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। तो ये माइनस करके आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 33,600 आ रही है। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, सबसे पहले हम लेस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम चेक करें तो हमारा ये मौजूद है 720। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 720। सो जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ रही है इसको हम कहेंगे इनकम या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। सो इनकम बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया है। सो अब सबसे लास्ट में हम इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। सो इनकम टैक्स एक्सपेंस अगर हम आप देखें ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 7,000। सो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 7,000। सो आपकी अब फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है आपकी 25,880 डॉलर। सो ये आप, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर दें। दिस इज योर नेट इनकम, या इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और इसका तरीका क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स का आप ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, इसमें आप ऐड करते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, और अगर इनकम स्टेटमेंट में लॉस हुआ होता है तो फिर हम उसको लेस करते हैं, और इसमें से आप लेस करते हैं कोई भी, अगर डिविडेंड्स मौजूद होते हैं तो लेस करते हैं, नहीं मौजूद होते तो नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस, ये इसका फॉर्मेट है। सो ये जो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है ये हम कहाँ से लेते हैं, रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको मिल जाता है ट्रायल बैलेंस में। और आप ट्रायल बैलेंस में देखिए ये 20,000 मौजूद है, तो यहाँ पे हमने 20,000 एज इट इज कॉपी कर दिया, और इसको हम कर देंगे समेशन, और यहाँ पे हम ये सारे अमाउंट को डॉलर में लिखेंगे। करेंसी का साइन ज़रूर मेंशन किया करें अपने एग्जाम में, क्योंकि करेंसी का साइन रुपीस में हो या डॉलर में हो या जो भी करेंसी हो, अगर आप करेंसी का साइन नहीं लगाते तो भी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इनकम आप कहाँ से लेंगे, नेट इनकम जो आपने इनकम स्टेटमेंट से ड्राइव की है, जो कि इस सवाल में 25,880 आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25,880। और डिविडेंड्स मौजूद नहीं है, यानी कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किए हैं, ना ही दिए हुए हैं, कैसे पता चलेगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आप देख लें यहाँ पे कोई डिविडेंड्स नहीं आ रहे, तो हम डिविडेंड नहीं लेंगे, जीरो लिख दें, या यहाँ पे डिविडेंड्स लिखे ही ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप इनका टोटल देखें तो ये दिस इज द रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस। ये रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप जो हमने बनाना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमने बनाना है, बैलेंस शीट का बनाना है। बैलेंस शीट में हमारे पास दो तरह के एसेट होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जिनको हम जो लिक्विड एसेट होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास मौजूद होते हैं एनी लॉन्ग टर्म एसेट।
या इसको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं, या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहलाते हैं। सो करंट एसेट्स में हम देख लेते हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्या क्या मौजूद है। फॉर द टाइम भी हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं ताकि हमें बार बार पेज ना पलटना पड़े। सो यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल या क्लाइंट फीस रिसीवेबल, सप्लाईज, तमाम प्रीपेड्स, ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। सो यहाँ पे हम करंट एसेट्स लिख लेते हैं। हमारे पास कैश है, क्लाइंट फीस, receivables, then supplies, then prepaid, स्टूडियो रेंट, ये सारे आपके करंट हैं। और जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। इनको हम इनर कॉलम में ऐड करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो कितने आ रहे हैं कैश, यहाँ से ये अमाउंट, ये तमाम एसेट्स की अमाउंट हम यहाँ पे इनर कॉलम में कॉपी कर लेते हैं, जो कि 22,380 आ रही है, देन 71,940, देन 1,000, देन 1,250, ये आपके करंट एसेट्स हैं। इनको जब हम टोटल करके देखते हैं तो हमारे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं, जिसको मैंने आउटर कॉलम में लिखना है, यानी 96,570 आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने इसकी प्रेजेंटेशन आउटर कॉलम में की है, और यहाँ पे लाइक दिस। और ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा हम लिखेंगे करेंसी के हिसाब से। उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारे पास एक ही है, स्टूडियो इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडियो इक्विपमेंट, जो कि कितना दिया हुआ है, 96,000। इनर कॉलम में हम इस वजह से लिख रहे हैं कि इसमें से हमने पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो कि कितना आ रहा है, 52,800। क्योंकि हम माइनस करेंगे इसलिए मैं माइनस के साथ लिख रही हूँ 52,800। सो इसको आप प्रेजेंट कर दें विद दिस, और यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दें। और जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आना चाहिए, समेशन हम करके देख लेते हैं, 43,200, जिसको मैंने आउटर कॉलम में लिखना है 43,200, क्योंकि यही वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो जब आप दोनों को, करंट और लॉन्ग टर्म को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, जो कि कितने आ रहे हैं, टोटल एसेट्स 193,770 आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे ये आपके टोटल एसेट्स हैं, और इनको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। यही वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, आमतौर पे इसी तरह इसको लिखा जाता है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटी साइड है, और अगर हम इस साइड पे थोड़ा सा चेक करें तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज, जो कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको पे करनी होती हैं। अब इस सवाल में नोट्स पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, और बाकी तमाम लाइबिलिटीज आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। अब जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हम चेक करते हैं, सो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आप चेक कर लीजिए, जो करंट लाइबिलिटी जितने भी पेबल्स हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। सो हमारे पास कौन कौन से हैं, अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, अनअर्न्ड क्लाइंट फीस अर्न, ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है, इनकम टैक्स भी लाइबिलिटी है, और सैलरीज पेबल भी। नोट्स पेबल आपकी लाइबिलिटी तो है, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटी है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो सारी ये लाइबिलिटीज हम यहाँ पे लिखते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अभी हमने जिक्र किया अकाउंट्स पेबल,
और इनर कॉलम में हम उसकी अमाउंट लिख लेंगे, और अकाउंट्स पेबल की जो अमाउंट आ रही है दिस वन, ये देखिए अकाउंट्स पेबल 6420, तो 6420 हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स पेबल इंटरेस्ट पेबल। सो इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट हमारे पास कितनी मौजूद है, इंटरेस्ट पेबल 720, तो ये हम 720 लिख लेते हैं। उसके बाद अनअर्न्ड क्लाइंट फीस, अनअर्न्ड क्लाइंट फीस जो कि हमारे पास कितनी आ रही है 5000, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5000 दिस हियर। ये हमारे पास आ गई 5000। उसके बाद फिर हमारे पास है नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेबल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम टैक्स पेबल जो कि कितनी आ रही है 7000, तो ये हमारे पास था 7000। और लास्ट में हमारे पास सैलरीज पेबल रह गई हैं जो कि 750 की हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरीज पेबल जो कि हमारी 750 की आ रही हैं। उसके बाद हम इनको टोटल कर देंगे, और अगर आप इनको टोटल देखें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 19890, जिसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, और इसको हम कह देंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हम ऐड कर देंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है नोट्स पेबल, तो हम नोट्स पेबल लिख लेंगे। हमारे पास है नोट्स पेबल, सो नोट्स पेबल, और वो हमारे पास है दिस वन, ये चेक कीजिए नोट्स पेबल 24,000 का, तो ये हमने 24,000 का ही लिख दिया। दोनों लायबिलिटीज को जब हम ऐड करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि हमारी डॉलर अमाउंट है, और सो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल लायबिलिटीज। और नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी रह गई है या ओनर्स इक्विटी रह गई है, तो हम वो भी लिख देते हैं ओनर्स। और इसमें दो ही चीजें होती हैं, कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, और दोनों को आप प्लस करें तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। अच्छा जी, तो इसको हमने सामने ही लिखना होता है, यानी बैलेंस करना होता है। अम, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए हैं। अगर हम इसको ऊपर नीचे भी लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है, यानी कि लाइक दिस, ये हमारा टोटल आ जाएगा। जस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो कैपिटल स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 50,000, तो हम इनर कॉलम में इसको लिख लेते हैं 50,000। और रिटेन अर्निंग हम कहाँ से लेंगे, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी, यहाँ से मैं इसको अनहाइड कर रही हूँ। सो हम चेक करते हैं, हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी, वो कितनी आ रही है दिस वन। ये हमने स्टेटमेंट 45,880, तो यहाँ पे हम वही ले लेंगे 45,880
880। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगी, और इसको हम प्रेजेंट आउटर कॉलम में हम करेंगे, और हमारे पास जो दोनों को ऐड करके आ रहा है वो 95,880। दिस इज योर टोटल ओनर्स इक्विटी। और इसको हमने टोटल लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को जब हमने ऐड किया तो वो आउटर कॉलम में आना चाहिए है, और वो कितना आ रहा है, वो सेम एज जो हमारे एसेट्स आ रहे हैं उसके बराबर आ रहा है, और इसको हम कहेंगे टोटल टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। सो ये हमारी बैलेंस शीट थी जो कि हमने बनाया, यानी कि हमने फाइनेंशियल, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस जो जो भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की थी, उसके बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बना ली हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग एंट्रीज। सो जितनी भी हमारी टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं। आमतौर पे जो हमारे इक्विटी अकाउंट्स होते हैं वो सारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। इक्विटी अकाउंट्स मींस के इनकम स्टेटमेंट, या अगर आप इक्विटी यहाँ पे चेक करें, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ओके दिस इज नॉट इनकम स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो ये स्किप हो गया था। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आप देख लीजिए, इसमें आपके इनकम एडजस्ट होती है, यानी तो टेम्परेरी अकाउंट्स क्या हो गए, टेम्परेरी अकाउंट्स हो गए आपकी तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, उनको हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम पीरियड हम उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। इसके अलावा जो डिविडेंड्स होते हैं वो भी हम इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाने लगे हैं, एंड दिस इज आवर सेकेंड last step of this lecture। तो हम इनको पहले हाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस चाहिए होगा क्लोजिंग एंट्री के लिए। सो ये भी हमने क्या किया, हाइड कर दिया, और कौन सा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस चाहिए होगा। सो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू, ये हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं, सबसे पहले हम रेवेन्यू क्लोज करते हैं इनकम समरी में, फिर हम एक्सपेंसेस क्लोज करते हैं इनकम समरी में, फिर हम इनकम समरी का जो डिफरेंस होता है यानी प्रॉफिट या लॉस, उसको हम क्लोज करते हैं, थर्ड एंट्री ये होती है, और फोर्थ वन डिविडेंड होती है। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिविडेंड्स तो है ही नहीं, तो हम डिविडेंड क्लोज नहीं करेंगे, बाकी तीन हमारी एंट्रीज बन जाएंगी। और इसमें आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले हमारे पास, अच्छा हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की भी हमने ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया, ठीक है। सो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की तो ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। सो ये पहली क्लोजिंग एंट्री है, रेवेन्यू क्लोज करना। हम रेवेन्यू, अब जो अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होता है उसको क्लोज करने के लिए हम कहाँ भेजेंगे, डेबिट पे भेजेंगे। तो आप चेक कर लीजिए, क्लाइंट रेवेन्यू हमारा क्रेडिट पे है, तो क्लोज कब होगा, जब हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे। सो क्लाइंट फीस अर्न हमने डेबिट पे किया, कितनी अमाउंट से हमने डेबिट पे किया, 86,000। सो इसी से ही हम इनकम समरी इनकम समरी में इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी, फर्स्ट टेम्परेरी अकाउंट हमने क्लोज किया 86,000 से, इनकम समरी में हमने क्लोज कर दिया। दूसरा टेम्परेरी अकाउंट्स हमारे पास होते हैं तमाम एक्सपेंसेस, तो दूसरी एडजस्टिंग एंट्री हमने बनानी है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने क्लोज कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन कौन से मौजूद हैं आप चेक कर लीजिए, सप्लाईज एक्सपेंसेस से लेके इनकम टैक्स एक्सपेंसेस तक मौजूद है, तो हमने इन सब को क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो इन सब को, ये सारे कौन से कॉलम में लिखे हुए हैं, डेबिट कॉलम में। तो क्रेडिट करने के लिए हमने इसको क्लोज करने के लिए कहाँ भेजना है, क्रेडिट कॉलम में। तो डेबिट हम क्या करेंगे, इनकम समरी अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और ये तमाम एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करते जाते हैं वन बाय वन, यानी हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हम इनको यहाँ से
ये हमने किया। और क्योंकि ये क्रेडिट है तो हम थोड़ी सी स्पेस देके इनको क्रेडिट पे करते जाते हैं वन बाय वन। सो हम इनकी अमाउंट्स भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9,000 एक्सपेंसेस आ रहे हैं सप्लाईज के, 18,000 एक्सपेंसेस हैं सैलरीज, फिर 720 है इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्टूडियो है 12,500, देन यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं 3,300, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 9,600, और लास्ट में हमारे पास है इनकम टैक्स एक्सपेंस जो 7,000 आ रहा है। इसी के टोटल से हम इनकम समरी डेबिट कर देंगे। तो हम इसका सम ले लेते हैं और देखते हैं वो कितना आ रहा है। वो आ रहा है 60,120। सो ये हमने सेकेंड अपनी क्लोजिंग एंट्री पास की है जिसमें तमाम एक्सपेंसेस को हमने क्लोज कर दिया है। थर्ड एंट्री है हम इनकम समरी को क्लोज कर देते हैं। सो इनकम समरी, अब आप देखें यहाँ पे इनकम समरी लिख दें या इनकम समरी अकाउंट लिख दें, एक ही बात है, तो हम इनकम समरी लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है इनकम समरी का, यानी अगर आप चेक करें, इनकम समरी डेबिट हो रही है 60 से और क्रेडिट हो रही है 86 से। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट बच रहा है। तो फिर इसको हमने क्लोज करने के लिए कहाँ पे भेजना है? डेबिट पे, यानी डेबिट पे हम करेंगे इनकम समरी। और इसको हम किस पे, प्रॉफिट को या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम को हम किस में क्लोज करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग में। सो रिटेन्ड अर्निंग्स में हम क्लोज कर देंगे। ये वही आपका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें 86,000 में से माइनस करके 60,120, यानी कि दोनों के डिफरेंस से हम एंट्री पास करेंगे। तो ये एंट्री आ रही है 25,880। और अगर आप याद करें तो यही हमारा नेट प्रॉफिट था जो हमने इनकम स्टेटमेंट में अभी अभी कैलकुलेट किया था। सो बेसिकली जो इनकम समरी रिटेन अर्निंग में क्लोज होती है वो आपकी नेट इनकम पे क्लोज होती है। तो अब आप यहाँ पे देख लिए हमने डेबिट्स और क्रेडिट अकाउंट यानी कि रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस किए, तो इनकम समरी हमारे पास रिटेन अर्निंग में क्लोज हो गई। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वो मौजूद नहीं है, यानी कि डिविडेंड्स मौजूद नहीं है, तो डिविडेंड्स की फोर्थ हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अदरवाइज रिटेन अर्निंग हम डेबिट करते हैं और डिविडेंड्स क्रेडिट करते हैं क्लोज करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड बाय नेचर डेबिट होते हैं तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट पे भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो अब आप देखिए इस ट्रायल बैलेंस में हमने क्या क्या चीजें क्लोज कर दी हैं, यानी कि यहां से तमाम रेवेन्यू से, तो तमाम रेवेन्यू से हमने क्या चीज क्लोज कर दी है? सो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप देखिए हमने क्या किया हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए अगर आप चेक करें तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, हमने ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इसमें से हमने तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया है, तमाम रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया है। यानी अगर आप चेक करें तो ये हमने क्लोज कर दिया, ये सारा हमने क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ट्रांसफर नहीं होंगे, बाकी तमाम चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। तो हम वही करने लगे हैं कि हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को छोड़ के बाकी चीजें हम ट्रांसफर कर रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, यानी कि तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। सो ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, ये हमने तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी हमने कॉपी की और यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया।
और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास सैलरीज पेबल भी रह गया है 750 का, तो हम उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज के पास कहीं पे हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरीज पेबल, और वो कितनी थी, 750 थी, तो हमने यहाँ पे 750 लिख लिया। अच्छा, रिगार्डिंग रिटेन अर्निंग आप याद रखिएगा कि रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस होता है वो हम लिखते हैं रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस जो 20,000 था, इसमें हमने प्लस किया था प्रॉफिट जो कि 25,880 था। अगर कोई डिविडेंड होते तो हम इसमें से डिविडेंड्स माइनस कर देते, तो फिर आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाता क्लोजिंग। लेकिन अब डिविडेंड नहीं थे तो वो हमने माइनस नहीं किए। अब हम इनको ट्रायल बैलेंस को, जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, इसको अगर हम टोटल करके देखें तो हमारे जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड है वो क्या आने चाहिए हैं, वो हमारे सेम आने चाहिए हैं। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से सेम आते हैं। हम इनको भी टोटल कर लेते हैं और इनका सम कर लेते हैं। और अब आप सम देखिए, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है हमने कोई चीज़ कॉपी करने में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सैलरीज जो हमने कॉपी की है, हमने मेरे ख्याल है इसी में गलती की है। बिल्कुल, सैलरीज पेबल कितने हैं, 750 आ रहे हैं और हमने इसको 720 लिखा है। सो अगर आप एग्जाम में भी इसी तरह मिस्टेक करते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। आपने पैनिक नहीं होना होता क्योंकि आप सारा स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं इजीली। सो ये आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया, एंड दिस ट्रायल बैलेंस इज आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि इसमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो है वो, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, रिटेन अर्निंग का बैलेंस आपने क्या किया है कि कैलकुलेट किया है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से जो आप बैलेंस फाइंड आउट करते हैं वो आपने बनाया है। अब हम अपना तमाम जो चीज़ें हमने हाइड की हुई थी वो हम अनहाइड कर देते हैं ताकि हम यहाँ से सारी चीज़ें देख सकें। सो ये इसमें एक लास्ट रह गया है। हैज़ द स्टूडियो मंथली रेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर? इफ नॉट, हैज इट गॉन अप और डाउन? अच्छा जी, हम देख लेते हैं। स्टूडियो रेंट आप चेक कीजिए, हमारा जो स्टूडियो रेंट एक्सपेंस है वो हमारा कितना है। यहाँ से हम दिस वन, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस कितना है, 11,250। ये पिछले 11 महीनों का है, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस अगर आप चेक कीजिए तो ट्रायल बैलेंस जो आपको शो हो रहा है ये है 31 दिसंबर 2011, और ये बिफोर एडजस्टिंग एंट्री ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्री ऐड नहीं है। अकाउंट्स आप एनुअल बनाते हैं तो मंथली बनाते हैं, एडजस्टिंग एंट्री मंथली बनाते हैं, इसका मतलब पहले 11 महीने की बन चुकी है। तो स्टूडियो रेंट आप देखें कितना है, 11 टू, इसमें से पिछले महीने का रेंट जो कि नवंबर का, आप शुरू में देखिएगा हमने नवंबर का डिस्कस किया था कि वो 1250 था। तो अगर आप 11,250 में से माइनस कर दें 1250, यानी नवंबर का रेंट, तो जो टोटल आपका रेंट आ जाता है 10,000। ये कितने महीनों का रेंट है, ये आपका नवंबर से पहले पहले का है, यानी ये है
जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक का है। तो अगर हम इसको 10 महीनों पे डिवाइड करें, यानी कि हम पर मंथ निकालना चाहें, तो पर मंथ कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाय 10 मंथ, जो कि जनवरी से अक्टूबर तक आता है, तो वो आ जाएगा आपका 1,000। करंट जो मंथ का रेंट है वो कितना है? 1250। 1250। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि थ्रू आउट द ईयर रेंट सेम रहा है या इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि रेंट बढ़ गया बाय $250। पहले 10 महीने का रेंट जो था आपने 1000 के हिसाब से दिया है, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी इन तीन का जो रेंट आ रहा है बढ़ के, वो कितना है? 1250। सो ये लास्ट इसमें पूछा हुआ था रेंट के बारे में, तो ये रेंट से रिलेटेड था। इसके अलावा हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने दो तरह से बनाना सीखा है। लेजर से भी हमने पोस्ट करना देखा है कि लेजर से भी हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और हम डायरेक्ट भी कैसे बनाते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमने सीख लिया है। अच्छा, अगर किसी को एग्जाम में 10 कॉलम वर्कशीट पूछी जाए, तो ये जो 10 कॉलम वर्कशीट है, इसमें आखिर 4 कॉलम, 2 इनकम स्टेटमेंट और 2 बैलेंस शीट के आते हैं। हम जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक हमारी बहुत ही कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हो जाए। तो इनकम स्टेटमेंट आपको पता है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, और बैलेंस शीट में हम क्या लेके जाते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी। सो ये 4 कॉलम शुरू के हमें अभी नहीं चाहिए, हम इनको हाइड कर देते हैं। हम डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम ये 4 कॉलम आखिरी वाले बनाते हैं। तो कैश हमारा क्या है? एसेट है, तो 22380 हमने बैलेंस शीट में कॉपी किया। रिसीवेबल्स भी आपका एसेट है, तो ये हमने बैलेंस शीट में। सप्लाईज एसेट है। प्रीपेड जितने भी होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बैलेंस शीट में जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट होता है और बैलेंस शीट में ही रिप्रेजेंट होता है। पेबल्स तमाम आपकी लाइबिलिटी हैं और वो आपकी बैलेंस शीट में ही जाती हैं। सो नोट्स पेबल भी आपकी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट पेबल भी आपकी लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड क्लाइंट फीस भी आपकी लाइबिलिटी है। इनकम टैक्स भी लाइबिलिटी है। कैपिटल स्टॉक हम इसको ताकि थोड़ा सा देख लेते हैं इन दिस वे। ये देखिए, कैपिटल स्टॉक आपकी रिटेन अर्निंग, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग आपकी ओनर्स इक्विटी से रिलेटेड है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया 50,000। और रिटेन अर्निंग्स हम देख लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास आ गई 20,000। उसके बाद क्लाइंट फीस, ये अब रेवेन्यू है आपका, तो रेवेन्यू हम किस में ले जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम में। और एक्सपेंसेस भी तमाम किस में जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम में। ये 18,000, ये 7, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये 720 है। ये एक्सपेंस है। 12,500 भी एक्सपेंस है। स्टूडियो रेंट भी एक्सपेंस है। देन यूटिलिटीज भी एक्सपेंस है जो कि 33 हैं। यहाँ पे ये स्टूडियो 3300। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 9600 का। देन इनकम टैक्स है 7000 का। सारे एक्सपेंसेस हैं। और सैलरीज पेबल लाइबिलिटी है, तो ये हम कहाँ ले गए हैं? ये हम बैलेंस शीट में ले गए हैं, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में लिखी जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इनको सम कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको सम कर लेते हैं। इसी तरह आप अपने तमाम एसेट्स का भी सम ले लेते हैं, यानी चारों कॉलम, जो आखिरी वाले चारों कॉलम होते हैं, हम इनको टोटल कर लेते हैं।
तो टोटल आप इनको भी सम कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट इनकम। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करें, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये आपका रेवेन्यू का कॉलम है और ये एक्सपेंसेस का कॉलम है। तो रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट इनकम। अब आप 86,000 में से अगर आप माइनस करेंगे, यानी कि ये जो आपके पास आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस 60,120, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। और नेट इनकम कितनी आ रही है? 25,880। ये हम कर चुके हैं लास्ट उसमें हमने, यहाँ पे देख लीजिए, ये नेट इनकम आ रही है, इनकम स्टेटमेंट 25,880। तो ये हमने नेट इनकम लिख ली। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट नहीं भी बनाई तो सिंपली आप 86,000 में से ये डिडक्ट कर लें, यानी क्रेडिट कॉलम में से डेबिट, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नेट इनकम कहाँ पे जाके ऐड हो जाती है? रिटेन अर्निंग में, यानी कि बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाती है। तो ये हमने 25,880 यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम इनको बैलेंस करेंगे तो आप देखिए हमारी बैलेंस शीट भी क्या होनी चाहिए है? टैली होनी चाहिए। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं, दूसरे साइड भी हमारा कितना आ रहा है ऐड करके? 86। तो आप देख लीजिए इनकम स्टेटमेंट के दोनों साइड बैलेंस आ रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट के जो दोनों कॉलम हमारे पास आ रहे हैं वो टोटल सेम होने चाहिए हैं, जो कि सेम है। तो बैलेंस शीट आइटम भी हमारे सेम आ रहे हैं। तो ये हमारी 10 कॉलम वर्कशीट है। बाज यूनिवर्सिटीज़ में ये करवाई जाती हैं 10 कॉलम वर्कशीट। तो आप यहाँ से 10 कॉलम वर्कशीट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम द प्रॉब्लम। ये थोड़ा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम था तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। सो दैट्स इट। हमने यहाँ पे 10 कॉलम वर्कशीट भी बनानी सीखी और उसके बाद हमने बाकी तमाम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाने सीखे। और that's it from this lecture. Okay, take care class.